आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के हिस्ट्री द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बड़ा मजा आने वाला स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह। 1848 में फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कल्पना करके 4 पिक्चर बनाई, जिनमें से ये जो पिक्चर देख रहे हो उसका नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशन। फ्रेडरिक सोरियो इस पिक्चर को डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का कल्पना कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स के डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। अ सिस्टम वेयर एवरीवन हैज इक्वल राइट्स, द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल्स। नेक्स्ट पॉइंट, द पीपल हैव फ्रीडम टू स्पीक, वोट एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अब इसका मतलब क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। लोग अपना नेता खुद चुनते हैं। हर व्यक्ति को बोलने का, चुनने का और फैसले लेने का हक होता है बच्चों, ठीक है। गवर्नमेंट जनता द्वारा चुनी ही जाती है, ठीक है। ये है आपका डेमोक्रेटिक, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो स्टैचू दिख रही है वो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो आज के टाइम में ये अमेरिका में है और फ्रांस ने अमेरिका को 1886 में गिफ्ट के तौर पर दिया था। इसलिए ये लिबर्टी, डेमोक्रेटिक, फ्रेंडशिप और आशा का प्रतीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आते हैं रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, देखिएगा। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल और दियर रिप्रेजेंटेटिव, नॉट अ किंग और क्वीन। स्टूडेंट्स, इसका मतलब, रिपब्लिक का मतलब होता है कि ये एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें देश का जो हेड को चुना जाता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पब्लिक के द्वारा चुना जाता है। वह कोई राजा और महाराजा नहीं होता है। यहाँ पर जो स्टेच्यू दिख रहा है जो कि आज़ादी को दर्शा रही है, और इस स्टेच्यू के एक हाथ में टॉर्च है, दूसरे हाथों में मानव अधिकार का चार्ट है और इनके सामने मोनार्च के समान का कचड़ा बिखरा हुआ है। जैसे राजा महाराजाओं के मुकुट, कपड़े और सामान जो वो यूज करते थे वो पड़ी हुई है। इनमें जो ये आर्टिस्ट है जो ये बताना चाह रहा है कि जो लंबी लाइन में आ रहा है वे कैसे मोनार्ची सिस्टम को कैसे छोड़ते जा रहे हैं, मतलब राजाओं के चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं और आज़ादी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो गॉड है आसमान में, यहाँ पर जो आसमान में गॉड दिख रहा है, ये है ईसा मसीह और जीसस, कैसे इन लोगों को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। और इस चैप्टर में इन सारी कल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो फ्रेडरिक सोरियो ने इस पेंटिंग में की है। इसके अलावा हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म इन यूरोप कैसे आया, क्या क्या चेंजेस देखने को मिला, कैसे लोगों को नेशनलिज्म के लिए स्ट्रगल किया और कैसे यूरोप में डायनेस्टी रूल खत्म हुआ और कैसे नेशन स्टेट अस्तित्व में आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। 1789 में जब फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ तो उसका इम्पैक्ट पूरा यूरोप पर इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि 1789 से पहले फ्रांस रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, तो फ्रांस के ऊपर राजा महाराजा का शासन था, वही रूल करते थे फ्रांस के लोगों के पास, और फ्रांस के लोगों के पास कोई पावर भी नहीं होता था। तो राजा जैसे कहेगा लोगों को वैसा करना पड़ता है, ठीक है। तो राजा का बेटा राजा बनता था, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह करके वो सिलसिला चलता रहता था, ठीक है। लेकिन जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ जिसमें पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल में चेंजेस देखने को मिला, है ना, तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिला थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1789 चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्ची टू कॉमन सिटीजन, द 3 कलर फ्लैग्स वाज चूजन फॉर फ्रांस। देखिए, फ्रांस रिवॉल्यूशन के दौरान पहला चेंजेस देखने को मिला, जो पावर मोनार्ची के पास थी वो पावर कॉमन सिटीजन के पास पहुंच जाती है, ठीक है, यानी वो चले जाती है। और लोगों ने क्या किया कि पुराने फ्लैग को हटाकर न्यू फ्लैग का इंट्रोड्यूस किया जिसमें 3 कलर था। नेक्स्ट देखते हैं। द फ्रेंच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज। अब देखो,
फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया। जो फ्रेंच लैंग्वेज था उसको नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया। न्यू न्यू नेशनल एंथम कंपोज्ड एंड ऑथ्स टेकन। अब देखिए, फ्रांस के लोगों ने न्यू नेशनल एंथम कंपोज किया और साथ में लोगों ने शपथ लिया। ठीक है। ई स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। कॉमन लोगों ने वोटिंग के थ्रू स्टेट जनरल को इलेक्ट करना शुरू कर दिया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या स्टूडेंट, इंटरनल कस्टम ड्यूटी एंड ड्यू वेयर एबोलिश्ड। बच्चों, जो इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी को जो पे करना पड़ता था फ्रांस के लोगों को, किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ता था, तो उसके लिए जो टैक्सेस पे करनी पड़ती थी लोगों को, उनको हटा दिया गया। तो स्टूडेंट्स, इतने सारे चेंजेस हुआ फ्रांस रिवॉल्यूशन के दौरान। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स कि क्या होता है फ्रांस के अंदर में। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है। द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। देखिए, इसके अलावा जो फ्रांस आर्मी थी उसने क्या की, जो नेशनलिज्म की भावना थी, मतलब अपने नेशन के प्रति प्यार और देश भक्ति की जो भावना थी, पूरे देश में फैलाना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि अगर हम मोनार्ची को हटाते हैं और डेमोक्रेसी ला सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं। और इसी तरह से ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया पूरे यूरोप में। ठीक है, यानी पूरे फ्रांस में सब कुछ सही चल रहा था बच्चों, सब कुछ सही चल रहा था यहाँ तक। ठीक है, फ्रांस से मोनार्ची सिस्टम हट चुका था और डेमोक्रेसी आ गई थी, सारे लोग खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन 1799 में एक फ्रांस में तूफान आता है, और वो तूफान देखिए क्या था। ठीक है, 1799 में एक ऐसा व्यक्ति की एंट्री होती है जो फ्रांस से डेमोक्रेसी को हटा देता है। देखो, डेमोक्रेसी को लाया गया, मोनार्ची से डेमोक्रेसी को लाया गया। अब एक ऐसा व्यक्ति आता है फ्रांस में जो डेमोक्रेसी को ही हटा देता है। ठीक है, और सारी पावर अपने हाथ में ले लेता है। और उस व्यक्ति का नाम बच्चों आज की वीडियो हम नहीं बताएंगे, जो कल के वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।